अच्छा जी, so today's our topic is hematopoiesis and erythropoiesis। क्योंकि हम हेमाटोलॉजी पढ़ रहे हैं और हेमाटोलॉजी मींस ब्लड, और इसमें ज्यादातर जो है वो इन चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहले हमें ये लेक्चर पढ़ समझ के पता चलेगा कि हेमाटोपोइसिस होती क्या है, फिर साइट्स ऑफ हेमाटोपोइसिस के किन जगहों पर क्या लोकेशंस हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, साइट्स हैं जहां पर ये प्रोसेस हो रहा होता है, बोन मैरो माइक्रो एनवायरनमेंट, क्योंकि ये प्रोसेस बोन मैरो में हो रहा होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा कि उस जगह का बोन मैरो का एनवायरनमेंट कैसा होता है, खासतौर पे जो सेलुलर लेवल पे हम इसको डिस्कस करेंगे। देन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स और प्रोजेनिटर सेल्स, बिकॉज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें इन्हें समझना पड़ेगा कि ये क्या सेल्स हैं या इनकी क्या एबिलिटीज हैं। फिर हम एरिथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, वैसे तो हम सब तमाम सेल्स की प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो फैक्टर्स हमारे एरिथ्रोपोइसिस को अफेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। और एंड में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपोइसिस की, कि हेमाटोपोइसिस को कंट्रोल किस तरह से, या उसको एक बैलेंस वे में किस तरह से लेके हमारी बॉडी में सारा काम प्रोसेस हो रहा होता है। हेमाटोपोइसिस, तो हीम, ये जो ग्रीक वर्ड है हेमाटोपोइसिस, हीम का मतलब ब्लड और पोइसिस का मतलब के बनना, यानी ब्लड की फॉर्मेशन। सो हेमाटोपोइसिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। हेमाटोपोइसिस का मतलब है हमारी बॉडी के जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कहलाता है हेमाटोपोइसिस, जिसमें मैंने आपको पहले बताया प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स की तमाम टाइप्स, ठीक है। एंड फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। तो ये जो दो टर्म्स हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को ही हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं। ये हम अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये क्या चीज है। ये मतलब ब्लड के सेल्स की प्रोडक्शन फ्रॉम दीज सेल्स, इन सेल्स से होती है। पहले हम साइट्स यानी कि जो लोकेशन है, जो जगह है हमारी बॉडी में जहां पर हेमाटोपोइसिस हो रहा है प्रोसेस, उनको डिस्कस करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है कि कहाँ पर और किस वक्त, मतलब कि कौन सी स्टेज में ह्यूमंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो उनकी फीटल लाइफ है, जिसको आप इंट्रा यूट्राइन लाइफ भी कह सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन हेमाटोपोइसिस का भी नाम दे सकते हैं। इस टॉपिक में ना बहुत ज्यादा जो टर्म्स हैं वो एक ही तरह, एक ही चीज के ना दो दो तीन तीन नाम है, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बात वही हो रही होती है। खैर, तो इसमें हमने ना, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो हिमेटोपोइसिस है वो हमारी अर्ली लाइफ, यानी इवन अगर हम बात करें फीटल लाइफ की, जब ह्यूमन बींग्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, जिसको हमने इंट्रा यूट्राइन लाइफ कहते हैं, उसमें कहाँ पर होती है। फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी कि जब बर्थ हो जाती है, एक बेबी जो है उसकी प्रोडक्शन हो जाती है, तो फिर उसके बाद उसमें कब किस तरह से किन ऑर्गन्स में हमारी आरबीसी प्रोडक्शन या ये ब्लड सेल्स प्रोडक्शन हुई थी। तो ड्यूरिंग गेस्टेशन यानी फीटल लाइफ में फर्स्ट फ्यू 3 वीक्स के गेस्टेशन में, यानी कि अभी 3 वीक्स प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो जाते हैं हमारे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होना। और वो कहाँ पर होती है? ऑब्वियसली एक जाइगोट है, उसके अंदर उसकी योक होती है, जिस तरह एक एग के अंदर योक होती है। वो जो योक सैक होती है उसके अंदर, वहां पर यानी फीटल लाइफ में शुरू में योक सैक में बनना स्टार्ट होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। हिमेटोपोइसिस स्टार्ट होती है योक सैक में। और definitive hematopoiesis derives from a population of stem cells first observed on the dorsal aorta termed the aorta gonads mesonephros region। आपकी योग सैक के पास जब ये साथ साथ आपका जो है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम बनना स्टार्ट हो रहा होता है, तो वहां पर एक जो आपकी एओर्टा है, डोर्सल एओर्टा, एक आर्टरी है एओर्टा में, उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, वेंट्रल और डोर्सल एओर्टा।
तो डोर्सल एओर्टा में कुछ रीजन्स हैं, वहां पर सबसे पहले आप समझें कि आपके जो स्टेम सेल्स है ना, उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अब स्टेम सेल्स कौन से होते हैं? जिन सेल्स ने आगे चल के ब्लड सेल बनाने हैं। तो ये रीजन्स हैं एजीएम रीजन्स, जो कि फीटल लाइफ में योक सैक में एओर्टा जब आपकी ब्लड वेसल बनती है तो उसके अंदर वहां पर स्टेम सेल प्रोडक्शन होती है, उसके बाद वहां पे फर्दर काम होता है। These stem cells are termed, इन स्टेम सेल्स को, ये जो एजीएम रीजन में बनते हैं, इन्हें हम हिमेंजियोब्लास्ट भी कहते हैं। और इन्हें हिमेंजियोब्लास्ट इसलिए कहते हैं, हीम का वर्ड फिर से ब्लड के लिए आया, और ब्लास्ट मतलब कि वही कि ये ब्लड सेल्स को आगे बनाएंगे, और इनकी एबिलिटी यही होती है कि ये आगे चल के हिमेटोपोइटिक सेल बनाएंगे, जो फर्दर फिर ब्लड प्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा जी, फीटल लाइफ में मैंने आपको बताया कि शुरू के कुछ 3 वीक से ऑनवर्ड ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक ना मोस्टली ब्लड सेल्स आपके जो हैं वो इसमें बन रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीनों के बाद, यानी ये फ्रॉम 6 वीक्स यहाँ पर लिखा है, until 6 to 7 months ऑफ fetal लाइफ एंड कंटिन्यू until about 2 weeks आफ्टर डिलीवरी। यानी जो हमारी गेस्टेशन पीरियड के पहले 2 महीनों में योक सैक में प्रोडक्शन हो रही होती है, उसके बाद स्टार्ट होती है लिवर और स्प्लीन में, जो बेबी का लिवर और स्प्लीन डेवलप हो रहा होता है उसमें ब्लड प्रोडक्शन फिर स्टार्ट हो जाती है योक सैक की बजाय। एंड देन जब 6 to 7 मंथ से फिर ऑनवर्ड बोन मैरो में ये प्रोसेस ट्रांसफर हो जाता है। तो फीटल लाइफ में यानी 3 बार शिफ्ट हुआ है कि पहले आपकी योक सैक, फिर उसके बाद लिवर और स्प्लीन में, और फिर बोन मैरो में हिमेटोपोइसिस का प्रोसीजर हो रहा होता है। और इवन फिर जब बेबी जो है उसकी बर्थ हो जाती है, उसके बाद नॉर्मल एडल्ट्स में तो फिर ये प्रोसेस जो है हमारा हिमेटोपोइसिस का, ये हमारी फ्लैट बोन्स में ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि स्टर्नम, पेल्विस, वर्टिब्री, रिब्स एंड प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ लॉन्ग फीमर। इसी चीज को समराइज करके मैंने लिख दिया है कि फीटस जो है उसमें योक सैक में पहले 2 महीनों में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, हिमेटोपोइसिस होती है। लिवर स्प्लेन में फिर 2 to 7 मंथ्स की ड्यूरेशन में हो रही होती है, और बोन मैरो में 5 to 9 मंथ्स। फिर इन्फेंट जो है, इन्फेंट जो 1 साल का जो बच्चा होता है, उसमें उसकी तमाम हड्डियां जो बॉडी की हैं उन सब में ही ब्लड प्रोडक्शन हो रही होती है, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जिनमें उनका जो रेड मैरो है वो फैटी टिश्यू से कवर हो जाता है, और फिर वहां पे ये प्रोसेस रुक जाता है। और फिर एडल्ट्स जो हैं उनमें सिर्फ फिर फ्लैट बोन्स, और ये जो पीछे हमने बोन्स की बात की थी, प्रॉक्सिमल एंड जो फीमर, इनमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है एडल्ट्स में। एक टेबल भी बना हुआ है आपकी हॉफ ब्रांड में, वहां पे इन्होंने यही क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि साइट्स आपकी एज वगैरह के लिहाज से। अच्छा, नेक्स्ट अब साइट्स की हमारी बात हो गई, बोन मैरो माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं। क्योंकि हमने बात की कि ज्यादातर आफ्टर बर्थ जो है वो हमारी हिमेटोपोइसिस सारी शिफ्ट हो जाती है बोन मैरो में, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो बोन मैरो में का क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, और उनमें कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बोन मैरो स्ट्रोमा, बोन मैरो में उसके सेल्स होते हैं। बोन मैरो बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू बना होता है जिसमें सेल्स हैं, और उसके गिर्द उसका मैट्रिक्स होता है। तो सेल्स फ्लोट कर रहा होता है लेक्यूना में और एक फ्लूइड में, जिसको आप स्ट्रोमा कह सकते हैं, उसका मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स हैं, एडिपोसाइट्स, ये सारे सेल्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इन्हीं स्ट्रोमल सेल्स में से बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे ये जो ग्लाइको प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकीन्स हैं, ये सब हियालुरोनिक एसिड्स हैं, कॉन्ड्रोइलिन डेरिवेटिव्स, ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। और यही सेल्स इनको, ये जो सेल्स ऊपर बात की है, ये इनको सिक्रेट कर रहे होते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो हमारे हिमेटोपोइटिक सेल्स है ना,
जिन्होंने ब्लड प्रोडक्शन करनी है, उनके सर्वाइवल के लिए और उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस जरूरी होते हैं। The cellular components of the bone marrow can be divided into hematopoietic cells and mesenchymal derived cells. मतलब कुछ जो हैं वो बोन मैरो में उनके अपने सेल्स भी ऑब्वियसली होते हैं, तो बोन के अपने सेल्स भी हैं जो ओस्टियोक्लास्ट वगैरह होते हैं। इसके अलावा मीजेनकाइमा डिराइव्ड सेल्स, ये जो आपकी क्लियर होती है, ये यहाँ से भी कुछ सेल्स हैं मैक्रोफेजेस, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना रहे होते हैं हमारी बोन मैरो का। और इसके अलावा इसमें बोन मैरो हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं, द सेल्स विच आर गोइंग टू फॉर्म द ब्लड सेल्स, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स एंड हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर सेल्स। इन्हीं को अब डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये क्या है जिनका बार बार जिक्र आ रहा है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स और हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर सेल्स। तो ये एक डायग्राम पहले हम पढ़ लेते हैं कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है क्या। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स इज द मदर सेल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब जितनी भी हमने भी बात की कि ब्लड सेल्स की इतनी सारी टाइप्स हैं और सब टाइप्स हैं, तो जितनी भी सेल्स हैं ब्लड सेल्स, उन सब का अगर आप कहें कि एक कॉमन ओरिजिन, जो कॉमन सेल जिस सेल में डिवीजन से फिर ये सारे सेल्स बनते हैं, that is known as hematopoietic stem cells and it is a pluripotent cell। pluripotent उसको क्यों कह रहे हैं? प्लूरी मीन के मैनी, और पोटेंट मतलब कि उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक ही सेल है लेकिन वो डिवाइड करके इतनी सारी टाइप्स में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो इसकी क्या क्या एबिलिटीज हैं इस सेल की? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ये क्या क्या कर सकता है? ये सेल्फ रिन्यूअल यानी कि अपनी बार बार रिप्रोडक्शन करवा सकता है, और डिफरेंशिएशन यानी कि ये फिर आगे डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकता है, ब्लड सेल्स। एंड hematopoietic stem cells are capable to traffic around the body and are found in low number in the peripheral blood। मतलब मेनली तो ये बोन मैरो में होता है, लेकिन कुछ इनकी अमाउंट आपको आपके ब्लड में भी नजर आ जाती है। और अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो एक छोटे साइज के लिम्फोसाइट जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। Division results in a stem cell dividing into either another stem cell or a more committed cell। इसका क्या मतलब है कि जब भी एक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड करता है ना, तो या तो वो एक और स्टेम सेल बनाएगा अपने जैसा, या फिर वो एक ऐसा सेल बनाएगा जिसने आगे चल के फिर मजीद डिफरेंशिएटेड सेल्स, और मतलब जो प्रॉपर ब्लड सेल्स हैं इनकी टाइप्स हैं वो बनानी है। तो ये जो स्टेम सेल का वर्ड है ना, स्टेम सेल एक जनरल सेल को कहते हैं, एक ऐसा सेल जो आगे चलकर, मतलब वो एक जनरल सेल है दैट इज नॉट स्पेसिफिक, वो आगे चल के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम एक बिल्कुल ही सिर्फ एक स्टेम सेल की टर्म की बात करें ना, तो स्टेम सेल्स हमारी जो ड्यूरिंग फीटल लाइफ